Hello everyone, welcome to JPIS platform. I am Vinay Rajput and बायोलॉजी सीरीज में मैंने पिछली क्लास में आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात की और डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने बेसिक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने आपको दो भागों में बांट के दिखाया। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ये बताया। एक तो आप एलिमेंट्री कैनाल की बात कर सकते हैं और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो भी हैं, जो डाइजेशन के प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या ग्रंथियां की जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल की बात स्टार्ट की थी बक्कल कैविटी से, जिसको ओरल कैविटी बोलते हैं, जिस कैविटी के अंदर आपका दांत है, आपकी जीभ है, पैलेट है, तालू है, ये सारी चीज़ें बक्कल कैविटी में है। फिर जब हम लोग बक्कल कैविटी से नीचे उतरे, ये सारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। मैंने लिख दिया था ना पहले क्लास में, आपको पूरा लिख के दिया है, रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद जस्ट आता है फेरिंग्स, जिसको गला बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। उसके बाद ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस के जस्ट नीचे, ईसोफेगस किसको बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप, आहार नाल जो होती है आपकी, पाइप होती है जिसके माध्यम से फूड नीचे की ओर मूव करता है, एक हॉलो ट्यूब होती है, फूड पाइप जिसे हम बोल रहे हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो फूड पाइप जिसे ईसोफेगस बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे स्टमक होता है, पेट। वहाँ वहाँ तक मैंने आपसे जिक्र कर लिया है, स्टमक तक की मैंने बात आपसे कर ली थी। स्टमक में क्या है, बेसिक स्तर पे आपको जानकारी मैंने दे दिया था कि स्टमक जे शेप में होता है। ABCD का जो जे शेप होता है ना, उस शेप में स्टमक होता है। और उसके अंदर मैंने आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात की थी, याद है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सेल्स होते हैं, मैंने वो 4 सेल्स आपसे डिस्कशन किया था, याद होगा। तो वो कौन कौन से सेल्स क्या क्या रिलीज करते हैं आपको मैंने बता दिया है। बट आमतौर पे एग्जामिनर में एग्जाम के अंदर अगर MPPSC की बात करें या नॉर्मल स्टेट के PSC की बात करें, और UPSC में आमतौर में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछते भी है तो ये पूछते हैं कि बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ बनता है, तो स्टमक में बनता है। ये क्वेश्चन आया है MPPSC में इस बार। उसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कौन सी कोशिका है स्टमक की जो बनाती है। ये एक हल्का सा लेवल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया थोड़ा सा लेवल, ताकि कभी भी क्वेश्चन अगर वो अंदर जाके पूछने की कोशिश करते हैं तो आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। और MPPSC फॉरेस्ट का भी एग्जाम हुआ है। MPPSC फॉरेस्ट 2020, MPPSC फॉरेस्ट मेंस की बात कर रहा हूँ 2020। उसमें क्वेश्चन बहुत सारे बायोलॉजी में आए हैं और फिजिक्स में आए हैं, केमिस्ट्री में। आप जानते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस एंड फॉरेस्ट्री वहाँ पे मेन है, ठीक है ना। और बाकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड पे भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, एप्टीट्यूड पे। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं और वो क्वेश्चन में शायद अगर मैं ऐसे डिस्कशन करूंगा इस बोर्ड पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की जनसंख्या की बात करूं, मेरे पास क्वेश्चन है बट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसके अंदर में, तो एक एक करके 150 क्वेश्चन है। तो ऐसे में अगर जिक्र करूं आपसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी में या फिजिक्स वगैरह में जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे बायोलॉजी में मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा, हार्ट। तो वहां पे एक क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट। हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं इंक्रीज करता है। निम्नलिखित में से क्या दिल की स्ट्रोक मात्रा या स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा? इसमें ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं कि कैल्शियम लेवल और वीनस रिटर्न, पोटेशियम लेवल या इपिनेफ्रिन इसमें से है। तो कौन सा है जो स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएगा? तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि स्ट्रोक कैसे होगा, कौन नहीं बढ़ाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक बीट, जब आपकी हार्ट एक बीट करती है तो अमाउंट ऑफ ब्लड कितना इजेक्ट कर रहे हैं बाहर की ओर। तो वही लिखा है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट इन वन बीट। एक बीट में हार्ट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट कर रहा है, यही होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं इंक्रीज करे, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका, अब इसमें इपिनेफ्रिन है। इपिनेफ्रिन क्या होता है कि हार्ट बीट को बढ़ाता है। इपिनेफ्रिन एक हार्मोन होती है, एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड इसको बनाती है, एड्रिनल ग्रंथि। तो ये हार्ट बीट को बढ़ाता है। उसके बाद बात करें कि पोटेशियम, पोटेशियम हार्ट बीट को कम करता है, हार्ट बीट को कम करता है, रेट ऑफ हार्ट बीट पोटेशियम कम करता है। सोडियम भी कम करता है हार्ट बीट के रेट को। सोडियम एंड पोटेशियम हार्ट बीट के रेट को कम करता है। लेकिन वहीं अगर बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम हार्ट बीट के रेट को बढ़ाता है। वही बात करेगा फियर, डर, एंजाइटी, चिंता, ये सारी चीजें हार्ट बीट के रेट को बढ़ाती है। तो यहां से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर अगर मैं यहाँ करने लगूँ, बेसिक चीजें पूछी गई। हेमोफीलिया पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है, तो कौन सा क्रोमोसोम लिंक डिजीज है, एक्स लिंक डिजीज होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट वही है कि अगर मैं यहाँ जिक्र करने लगूंगा तो इस बोर्ड पे बहुत टाइम लगेगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी
बायोलॉजी जब चल रही है तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको पूरा इसमें डील कर लूंगा, मैं बताती भी जाऊंगा समय के साथ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हर चीज। उसी तरीके से जब फिजिक्स आऊंगा तो हर एग्जाम के क्वेश्चन में डील करते ही रहता हूँ कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस तरीके से मैं आपको कवर कर लूंगा। और एमपीपीएससी फॉरेस्ट की भी मैं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एमपीपीएससी फॉरेस्ट की कोई कोचिंग नहीं, आपको पता है, तो मैं फिजिक्स फील्ड से हूँ, केमिस्ट्री बायो फील्ड से हूँ, तो मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट के लोग हैं अगर वो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस, तो भोपाल में मैंने जेपीआईएस के नाम से फॉरेस्ट क्लासेस जो होती है एमपीपीएससी की फॉरेस्ट, उसकी बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ 1 तारीख से, ठीक है ना, 1 अगस्त से। और उससे पहले यूपीएससी भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, एमपीपीएससी भी स्टार्ट हो चुकी है, बट एमपीपीएससी फॉरेस्ट की कोई बैच नहीं थी तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है ना। तो वहां पे जिसे करना है ऑफलाइन क्लासेस में एमपीपीएससी फॉरेस्ट वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्तर पे मैं क्लासरूम में डील करूंगा एक्चुअली इन सारे क्वेश्चंस को ऑफलाइन क्लासेस में। यहाँ पे डील करना थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, बहुत समय लगेगा, 150 क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत टाइम टेकिंग होगा। दैट्स वाई मैं इसको सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ाते जाऊंगा तो मैं आपसे क्वेश्चन डील करता जाऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, वैसे वैसे मैं आपसे डील करता जाऊंगा। इनफैक्ट साइंस टेक्नोलॉजी पे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और कुछ प्रोजेक्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट क्या होता है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें मैं डील करता रहूंगा। आज मैं आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, क्योंकि स्टमक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, पेट को मैंने आपको पढ़ा दिया है, और मैं बेसिक स्तर पे मैंने आपको बता दिया है पेट के बारे में। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन, जैसे आप आंत के नाम से जानते हैं, और आपके लेवल पे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लेवल पे आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस लेवल तक मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन अभी आया है, फॉरेस्ट के अंदर सर्टोली सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स आपके टेस्टिस में पाए जाते हैं। तो सर्टोली सेल्स की बात इस बार भी क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, प्री में क्वेश्चन आया था, और एमपीपीएससी फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट जो मेंस हुआ है, फॉरेस्ट मेंस में भी सर्टोली सेल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, सोच लीजिए। तो सर्टोली सेल्स टेस्टिस के अंदर होता है, और लेडिक सेल्स भी टेस्टिस के अंदर होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में। तो ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इस बार जो फॉरेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आया है सर्टोली सेल्स, जिसको नर्स कोशिका के नाम से भी जानते हैं, तो वो 4 ऑप्शन है। अब चारों के चारों सही है कि कौन सही, इस पे क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं डेप्थ की रिक्वायरमेंट यहां पड़ी है। बाकी जो एमपीपीएससी, जो नॉर्मल एमपीपीएससी होती है, उसमें जो प्री में क्वेश्चन आया है वहां पे तो यही पूछा गया था कि सर्टोली सेल्स कहां पाया जाता है, तो टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। लेकिन इन्होंने सर्टोली सेल्स के फंक्शन की भी बात कर ली है एमपीपीएससी फॉरेस्ट के अंदर। इसमें क्वेश्चन जब आया तो थोड़ा डेप्थ में आया, तो क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट में थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डेप्थ में आती है, फॉरेस्ट्री जो होती है वो भी डेप्थ में पूछी जाती है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम लेवल से देखा जाए तो ठीक क्वेश्चन आया, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं था, बट क्वेश्चन ठीक था। तो बात करते हैं इंटेस्टाइन की, ठीक है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं लेक्चर्स को जरूर लोगों के बीच में शेयर करें, और लाइक जरूर करेंगे, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करते रहेंगे, ताकि आपको जो वीडियो मेरी पहुंचेगी वो पहुंचते जाएगी आपको। वहां पे बेल आइकन अगर हिट करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी तो बायोलॉजी भी चल रही है। साइंस टेक मैंने थोड़ा पेंडिंग में रखा था, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है एग्जाम का। अभी मैं साइंस टेक स्टार्ट करूंगा। साइंस टेक में मैंने, आपको याद होगा, मैंने जियो थर्मल एनर्जी तक पढ़ा दिया है, वहां तक कंप्लीट करके रखेंगे। उसके बाद हम लोग ओटेक पढ़ेंगे, अभी वेव एनर्जी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़ेंगे, ये सारी पढ़नी है, ठीक है ना। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल पढ़ना है, उसके बाद हम लोग स्पेस में एंट्री करेंगे, और कुछ चीजें एनर्जी में है जो हम लोग को पढ़ना है। तो जो है वो लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन हिट कर देना, और लोगों को शेयर जरूर करना। आई होप मैं आपको मेहनत करके दे रहा हूं, तो आप अपने तरफ से एक अच्छी रिस्पॉन्स के फॉर्म में आप यही कर सकते हैं मेरे लिए, कि आप शेयर करेंगे, जो भी लोग जिनको जरूरत है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में आप शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में, और जरूर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो, ठीक है। तो मैं जब भी आपको ऐसे करूंगा तो आप ध्यान रखेंगे कि सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को, ठीक है ना। ये सिंबल होगा, मैं ज्यादा बात नहीं करता इन चीजों पे, सब्सक्राइब करो लाइक करो, मैं पढ़ाने में ज्यादा फोकस रखता हूं, लेकिन मैं ऐसे करूंगा तो आप ध्यान रखेंगे कि सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, जरूर करना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी फीलिंग्स को, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को जरूर पूछेंगे, ठीक है, जरूर पूछेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं, छोटी आंत। जब स्टमक कंप्लीट होता है तो वहां से छोटी आंत आपकी स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो अगर छोटी आंत की बात करूं तो पहले लंबाई देख लेते हैं, फिर इसके कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट है, वो भी बात कर लेंगे। इसकी अगर लेंथ की बात करूं तो एक जिंदा व्यक्ति के अंदर, अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसके अंदर लेंथ होता है 3 मीटर। लेकिन अगर कैडेवर की बात करूं, कैडेवर, मुर्दा, लाश जो होते हैं, उनके अंदर जो इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर, तो लंबाई बढ़ जाती है। एक जिंदा व्यक्ति के अंदर, लिविंग व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जीवित व्यक्ति के अंदर कितना
3 मीटर की लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। लेकिन कैडेवर का मतलब मुर्दा, मर गया आदमी, ठीक है ना। तो लास्ट के अंदर 6.5 मीटर की लंबाई होती है। ऐसा क्यों होता है? शायद आपके एग्जाम की तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी हिंट कर देता हूं। आपके जो भी इंटेस्टाइन के मसल्स होते हैं वो एक बेसिक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं जब आप जिंदा रहते हैं। लेकिन जब आप मर जाते हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। जब मसल रिलैक्स करते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है। इसलिए 6.5 मीटर एक मुर्दा व्यक्ति में होता है, ठीक है ना। डेथ, जब पीपल डेड कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक लेवल पे 6.5 मीटर। अब बात करें कितना डायमीटर होती है, तो 2.5 मीटर की डायमीटर होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की, व्यास जिसे बोलते हैं। तो डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना है? 2.5 मीटर। डायमीटर DIA मैंने लिखा है, व्यास की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 2.5 मीटर की इसकी डायमीटर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखेंगे, तो इतना ध्यान रखेंगे बेसिक लेवल पे। अब मैंने याद है आपको बताया था स्पिंटर की बात की थी, याद है। थोड़ा सा मैं लेवल पे जाना चाहता हूँ। आजकल क्वेश्चन हर एग्जाम में अच्छे लेवल पे पूछ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसलिए। तो आपको याद है मैंने स्पिंटर बताया था, स्पिंटर पिछले लेक्चर में। स्पिंटर रिंग ऑफ सर्कुलर मसल होते हैं, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल। ये अगर मेरी मसल है तो ये एक रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, जैसे कड़ा है ना, ये एक स्पिंटर है। तो ये क्या करता है? स्पिंटर की फ्लो जो होती है ना, फ्लो, यहां तो कोई चीज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, और या चाहे वहां से आ रही है, फ्लो कर रही है कोई, तो उनके फ्लो को रेगुलेट करता है। जैसे खाना है, खाना, तो अगर मान लो कि ईसोफेगस पाइप है, ये फूड पाइप, खाना यहां से आ रहा है, ईसोफेगस से खाना आएगा, पेट में जाने वाला है, तो उसको ईसोफेगस से एकदम से सारा खाना पेट में नहीं गिर जाएगा, उसको रेगुलेट करता है। धीरे धीरे खाना ईसोफेगस से पेट में गिरते जाता है। तो वो स्पिंटर होते हैं, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल। ये रिंग है ना, रिंग, ऐसे ही मसल्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, ये खाने को, जो खाना जा रहा है ना उसको रेगुलेट करते हैं। तो स्पिंटर रिंग ऑफ सर्कुलर मसल होते हैं। ये स्पिंटर आपके बॉडी में बहुत जगह है, हर जगह मिलेगा, ठीक है ना। स्पिंटर हर जगह बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल में, हर जगह स्पिंटर मिलेंगे, बहुत जगह स्पिंटर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहां से शुरुआत होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपके बॉडी में, मैंने बताया था स्टमक जब पढ़ाया था, याद है स्टमक, उसमें पाइलोरस रीजन मैंने पढ़ाया था, पाइलोरिक रीजन या पाइलोरस रीजन। तो वहीं पे पाइलोरस रीजन जहां पे था ना स्टमक में, वहीं पे मैंने आपको दिखाया था कि पाइलोरस रीजन, मैंने बताया था फंडस रीजन है। स्टमक के बहुत सारे रीजन बताए थे मैंने, फंडस रीजन है, बॉडी रीजन है, पाइलोरस रीजन है, याद है। तो पाइलोरस रीजन जहां मैंने बताया था वहीं पे पाइलोरिक स्पिंटर है। स्पिंटर रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल के रिंग है, ठीक है ना, जो कि फ्लो को गाइड करते हैं, खाने के फ्लो को गाइड करते हैं। अगर खाना मूव कर रहा है तो उसको गाइड करेंगे, कितना जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये रिंग ऑफ सर्कुलर मसल जो स्पिंटर है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खाना यहीं रुक जाएगा, रिलैक्स करेगा तो चीजें आगे की ओर मूव करती हैं। तो अब बोथ साइड मूवमेंट को ये अलाउ करता है, बोथ साइड, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, दोनों साइड के मूवमेंट को ये अलाउ करता है, ठीक है, स्पिंटर। लेकिन वॉल्व होता है ना, वॉल्व आपने सुना होगा, हार्ट में वॉल्व होता है, हृदय में, वो सिर्फ एक साइड के फ्लो को रेगुलेट करता है, वन साइडेड, एक साइड के फ्लो को रेगुलेट करता है, वन साइडेड। लेकिन स्पिंटर दोनों साइड के फ्लो को रेगुलेट करता है, इधर से जाना हो चाहे उधर से आना हो, तो चीजों को स्पिंटर रेगुलेट करता है। तो पाइलोरिक स्पिंटर है, पाइलोरस रीजन जहां होता है स्टमक में, वहीं पे पाइलोरिक स्पिंटर है। तो पाइलोरिक स्पिंटर से ही स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इट बिगिंस एट पाइलोरिक स्पिंटर ऑफ स्टमक, ये याद रखेंगे। कहां से स्टार्ट होती है ये? इट बिगिंस, यही मैं बता दिया थोड़ा सा, इट बिगिंस एट पाइलोरिक स्पिंटर, स्पिंटर मतलब रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, स्पिंटर ऑफ स्टमक। तो कहां से शुरुआत हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन? जहां से पाइलोरिक स्पिंटर स्टमक का खत्म हो रहा है, या शुरुआत जहां पे पाइलोरिक स्पिंटर है स्टमक का, वहीं से आगे की ओर छोटी आंत की शुरुआत हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पिंटर क्या है? रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, ठीक है। जैसे मैंने ये करा की बात की, तो ये बोथ साइड के फ्लो को रेगुलेट करता है स्पिंटर। लेकिन वॉल्व जो होता है, वॉल्व जैसे आपके बाइकस्पिड वॉल्व होता है आपके हार्ट के अंदर, मिट्रल वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। तो वॉल्व बहुत जगह है आपके बॉडी में, वो एक साइड के फ्लो को रेगुलेट करता है, लेकिन ये दोनों साइड के फ्लो को रेगुलेट करता है स्पिंटर। तो ये कहां शुरुआत हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन? पाइलोरिक स्पिंटर जो स्टमक का है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। पाइलोरिक रीजन मैंने पढ़ाया था आपको, स्टमक के अंदर पाइलोरिक रीजन पढ़ाया है, वहीं पे पाइलोरिक स्पिंटर है आपका, ठीक है ना, वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। कुछ आइडिया लगा? ठीक है। अब चीफ साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन चीफ साइट होता है, मेन साइट होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, पाचन का एंड एब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का, ये मेन साइट होता है। स्टमक में
पाचन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेनली नहीं होता है, वहां पे तो सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है स्टमक में, लेकिन मेन जो डाइजेशन है एंड एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चीफ साइट या मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चीजें डाइजेस्ट होगी। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन यही है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को आप लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट ये इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। मेन रोल क्या है डाइजेशन का? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को, जटिल फूड सब्सटेंस को सरल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि वो इजीली एब्जॉर्बेबल, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, वो आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एसिमुलेट हो जाए। तो इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डाइजेशन की बात करते हैं। क्यों? इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए डाइजेशन की बात करते हैं। तो मेन डाइजेशन की साइट क्या है? आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेन साइट यही है। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत होती है, जो हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस में पढ़ेंगे। वहां पे आएगी वीडियो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसकी अलग प्रोसेस आएगी। अभी तो हम लोग बस एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से मैंने आज स्टार्ट किया है, स्ट्रक्चर की बात चल रही है। ठीक है ना, अभी प्रोसेस पढ़ना है, डाइजेशन की प्रोसेस पढ़नी है हमें, कैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब बात करते हैं कि देखिए बेसिक लेवल पे जानकारी मिल गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा इससे ज्यादा भी है क्या? हाँ ना, नीट के एग्जाम में इससे ज्यादा होता है। अगर मैं नीट का एग्जाम अगर पढ़ाऊंगा, बहुत कोशिश में लगा हुआ हूं कि मैं नीट के एग्जाम के लिए भी ऑफलाइन में चालू करने वाला हूं और ऑनलाइन में भी, मेनली ऑनलाइन में स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑफलाइन में यूपीएससी में बिजी हूं। अभी यूपीएससी क्लासेस चल रही है, एमपीपीएससी चल रही है, और एमपीपीएससी फॉरेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, अलग बैच होगी एमपीपीएससी फॉरेस्ट की। ठीक है ना, तो शायद मैं नीट का यहीं पे कवर करूंगा। और नीट का मैं जब कवर करूंगा तो जो भी आपके दोस्त होंगे या जो भी आपके भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, शायद वो लोग नीट की तैयारी कर रहे होंगे, 11th-12th वाले बच्चे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैं तीनों कवर करूंगा और एक अच्छे लेवल पे कवर करूंगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, आप वीडियो देखेंगे आपको क्वालिटी समझ में आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं, याद होगा, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं, कौन कौन सा? डिओडेनम, ठीक है, इलियम, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 रीजन आपके पास, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम का स्पेलिंग देख लेंगे क्या है। इलियम आपके बॉडी में एक जगह और होता है, वो नहीं है। इलियम का स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इलियम की स्पेलिंग क्या है, ILEUM, ये इलियम की स्पेलिंग है, जो आपकी छोटी याद का पार्ट है। एक और इलियम होता है ILIUM, ये इलियम अलग है, ये इलियम अलग है। ठीक है, ये पेल्विक गर्डल का बोन है, पेल्विक गर्डल होता है यहाँ पे, पेल्विक गर्डल, उसकी हड्डी है इलियम, बट ये इलियम आपकी छोटी आंत का भाग है। ठीक है ना, पार्ट है, ये ध्यान रखना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, तो ड्यूडेनम की बात करते हैं। ड्यूडेनम जो होता है ये शॉर्टेस्ट होता है, यहीं पे बता दूं, शॉर्टेस्ट होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है एंड वाइडेस्ट होता है। इसकी डायमीटर ज्यादा होती है, वाइडेस्ट रीजन होती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट होता है ड्यूडेनम और वाइडेस्ट पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बात करूं तो ये 25 सेंटीमीटर की होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का लेंथ होता है ड्यूडेनम का, 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है ड्यूडेनम की। ठीक है, तो ड्यूडेनम की जो है ये 25 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। और बात करें ड्यूडेनम का मतलब क्या होता है, ड्यूडेनम का मतलब होता है 12। ड्यूडेनम का मीनिंग क्या होता है, 12। 12 मतलब इसका नाम 12 क्यों है? ड्यूडेनम का मतलब होता है 12। 12 क्यों है नाम इसका? क्योंकि इसकी जो लेंथ है, बता दूं आपको, it is about as long as कितना इसकी विड्थ है, 12 फिंगर की जो चौड़ाई होगी, विड्थ 12 फिंगर, ये तो 10 हो गया ना, 2 और फिंगर ले लो, 12 फिंगर की जो चौड़ाई होगी ना, उसके बराबर इसकी विड्थ होती है ड्यूडेनम की, इसलिए ड्यूडेनम नाम ही आया है 12 से। तो क्या है ये? इट इज सो नेम्ड बिकॉज it is about as long as the width of 12 finger। तो width of 12 finger के बराबर होता है, इसीलिए ड्यूडेनम नाम पड़ रहा है, width of 12 finger। width की बात कर रहा हूं मैं, width of 12 finger, चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं।
विड्थ ऑफ 12 फिंगर, 10 फिंगर है, 2 फिंगर और ले लो, विड्थ ऑफ 12 फिंगर के विड्थ के बराबर होता है ये ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, इतना इसकी लेंथ होती है और 25 सेंटीमीटर मैंने बताया ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ड्यूडेनम के बारे में है। ड्यूडेनम का मतलब होता है 12, इट मींस 12, मतलब विड्थ ऑफ 12 फिंगर, 12 फिंगर की विड्थ ले लेना, ठीक है ना, चौड़ाई ले लो तो उससे पता चल जाएगा कि कितना है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब जेजुनम की बात करते हैं, समझ आ रहा है ना। जेजुनम की बात करते हैं, जेजुनम की बात करो तो जेजुनम में क्या है, अच्छा ये ड्यूडेनम कौन सा शेप का है, आ जाता है क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको। ड्यूडेनम सी शेप के होते हैं, सी शेप होगा, ये देखने पे डिपेंड करता है किस तरीके से देख रहे हैं, सी शेप भी हो सकता है, यू शेप भी हो सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है यू शेप भी हो सकता है। तो आमतौर पे आपने सी शेप पढ़ा होगा, बट ये डिपेंड करता है कि आप देख कैसे रहे हैं, अगर देखने का व्यू अलग होगा तो यू शेप में भी दिखता है ये, तो दोनों शेप में आप ड्यूडेनम की बात कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे ड्यूडेनम के बारे में, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का ये पहला भाग है, एंड इट इज सी शेप या यू शेप, डिपेंड्स कि आप कैसे इसको देख रहे हैं, कौन से व्यू में देख रहे हैं ड्यूडेनम को, ठीक है ना। सी शेप भी लग सकता है, यू शेप भी लग सकता है। आगे चले, अब बात करते हैं जेजुनम की, ठीक है। जेजुनम, तो जेजुनम कितना होता है, ये 1 मीटर लंबा होता है, 1 मीटर, 1 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। किसी किसी बुक में 2.5 मीटर लॉन्ग भी मिलेगा, बट 1 मीटर लॉन्ग आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये एक्सटेंड होता है, एंड 1 मीटर लंबा होगा, एंड एक्सटेंड्स कहां तक जाएगा, ये एक्सटेंड्स टू द इलियम, इलियम तक ये पहुंचेगा, इलियम। तो 1 मीटर लंबा है जेजुनम, और जेजुनम एक्सटेंड होके कहां तक, इलियम, इलियम तक पहुंचेगा, वहां से इलियम की शुरुआत हो जाएगी। तो ड्यूडेनम जहां खत्म होता है वहां जेजुनम की स्टार्ट होती है, जेजुनम जहां एक्सटेंड होके या जेजुनम जहां खत्म होगा वहां इलियम की स्टार्ट होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जेजुनम का मतलब क्या होता है ये भी बता दूं, जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, जेजुनम का मीनिंग एम्प्टी, ड्यूडेनम का मतलब 12, जेजुनम का मतलब एम्प्टी होता है, खाली, खाली समझते हैं ना, खाली क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है, व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, तो जेजुनम उस समय खाली होता है, खाली होता है, कुछ नहीं होता इसके अंदर में, इसके कारण इसका नाम पड़ा है जेजुनम, ठीक है। तो इट मींस एम्प्टी विच इज हाउ इट इज फाउंड एट द डेथ, ये डेथ के समय जेजुनम खाली पाया जाता है, खाली होता है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो डेथ के बाद आपको ध्यान रखना है कि जेजुनम में कोई फूड नजर नहीं आता है, डेथ के बाद जेजुनम में कोई भी फूड नजर नहीं आता है, वो खाली होता है, इसलिए नाम पड़ा है जेजुनम, मतलब एम्प्टी, खाली। अब समझ में आया। आते हैं अगला पार्ट, जेजुनम के बाद फाइनल इलियम है, इलियम की बात करते हैं। तो इलियम जो है फाइनल एंड लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये शॉर्टेस्ट था, ये लॉन्गेस्ट है, इट इज लॉन्गेस्ट रीजन होता है, छोटी आंत का लॉन्गेस्ट रीजन होता है, इलियम की बात कर रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये कहीं बुक में आपको 2 मीटर लंबा भी दिखेगा, किसी बुक में 3.5 मीटर लंबा भी दिखेगा, 2 मीटर के लॉन्गेस्ट पार्ट है ना, लगभग 2 मीटर लॉन्ग होता है, किसी बुक में 3.5 मीटर भी दिखेगा, बट ठीक है ना, मैं ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल बुक्स में जो आपको देखोगे 2 मीटर की लंबाई इसमें मिलेगी, लॉन्गेस्ट रीजन है, 2 मीटर की लंबाई इसमें आपको मिलेगी। इट इज अ फाइनल एंड द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, और ये 2 मीटर के आसपास होता है, और यही ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, इलियम से ही फिर लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है, बड़ी आंत की शुरुआत होती है, ठीक है ना। और हाईली क्वाइल्ड होता है ये, बड़ी क्वाइलिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है, हाईली क्वाइल्ड, कुंडलित होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है इलियम पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इलियम इज द, बोल सकते हैं इलियम इज द लास्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा लिख सकते हो, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल, सबसे अंतिम भाग है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लॉन्गेस्ट पार्ट मैंने लिख ही दिया है, लंबा भी है, 2 मीटर की लंबाई है, ठीक है। और लिखेंगे इट कंटेन्स वेरियस विलाई, इसके अंदर में बहुत सारे विलाई होते हैं, यहां लिख दूं मैं, यहां लिख देता हूं, इसके अंदर में कंटेन्स वेरियस विलाई, कंटेन्स, ये मिटा दूं आप, जेजुनम वाली मिटा दूं मैं, ठीक है। चलिए, तो इट कंटेन्स वेरियस विलाई, विलाई बताऊं क्या होता है, बता देता हूं, ठीक है, अभी बताता हूं। इट कंटेन्स वेरियस विलाई, विलाई इसके अंदर बहुत होते हैं। विलाई क्या होता है, विलाई जो होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो कुछ नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग में ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं। तो ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि
इन फोल्डिंग्स के ऊपर भी सब फोल्डिंग होता है, बट आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार के फोल्डिंग्स होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी भाग में, इस प्रकार के फोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये फोल्डिंग्स को हम लोग विलाई बोलते हैं। ये फोल्डिंग से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम पार्ट है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ये विलाई के कारण। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, एब्जॉर्ब अच्छे से होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ चुका है। तो इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये लिखेंगे, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। नोट कर लिया आपने, चलिए, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, विलाई क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, तो लिखेंगे इट इंक्रीजेस, विलाई की बात कर रहा हूं, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर वो फूड पार्टिकल एसिमिलेट होके प्रोटोप्लाज्म में चले जाते हैं, जीव द्रव्य में। सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है ना, तो फाइनली वहीं ऐड होगा ना। तो क्या होगा, पहले डाइजेस्ट करना है। क्यों डाइजेस्ट करना है, क्योंकि चीजों को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाना है, सिंपली एब्जॉर्ब हो जाए वो, इसलिए डाइजेशन की बात करते हैं। पाचन इसलिए करना है क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना, इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाए वो, ठीक है ना, अवशोषित हो पाए अच्छे से, वो एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद एसिमुलेट होगा, एसिमुलेट होके क्या होगा कि वो सेल के प्रोटोप्लाज्म में वो घुल जाएगा, एसिमुलेशन होती है। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन का मतलब प्रोटोप्लाज्म में, सेल के प्रोटोप्लाज्म में वो घुल जाएगा। तो ये मैं अभी प्रोसेस पढ़ना है हमें, अभी तो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं बस। तो इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देते हैं, कितना गुना, 600 गुना, 600 गुना के आसपास, अबाउट 600 टाइम्स, उतना बढ़ जाती है सरफेस एरिया, 600 टाइम्स। ये जो आपको देखो ना फोल्डिंग्स, ये फोल्डिंग्स है, ऐसे फोल्डिंग्स है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग में होता है, इसके कारण हमारी सरफेस एरिया 600 गुना बढ़ जाता है और इससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। इलियम पार्ट समझ में आया, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, 600 टाइम्स बढ़ जाती है सरफेस एरिया, तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। मैं चाहता हूं कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट का क्वेश्चन में डील कर लूं, लेकिन 150 क्वेश्चन डील करते वक्त ना ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा इस बोर्ड पे। अगर आप थोड़ा हेल्प करें तो लोगों को फैलाए और ये करे जल्दी जल्दी, तो मैं आपके लिए बोर्ड लगा दूं, फिर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जल्दी डील कर लूंगा 20-25 मिनट में। बट इन बोर्ड पे थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ये एक कन्वेंशनल वे है टीचिंग का, ये वन ऑफ द बेस्ट वे है, बट आजकल लोगों को सब्र कहाँ है, पेशेंस ही नहीं है स्टूडेंट के अंदर कि मैं अगर लूँ 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास और एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को, तो वो देखें, वो समझे कि हाँ किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सब्र आपके पास है तो आप मुझे मैसेज करें। पेशेंस होना बहुत जरूरी है स्टडी में, खास करके पेशेंस है तो आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग आगे बढ़ाएं इस चैनल को, JPIS को, और मैं चाहूंगा कि आप अपने तरफ से जो भी आप अपना योगदान दे सकते हैं वो दे। मैं अपने तरफ से एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, करता रहूंगा आपके लिए, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट में। आप देख रहे हैं, आप कहीं भी पढ़े होंगे, आपको आइडिया लग रहा होगा, मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी समझाते हुए पढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है ना। आगे चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इलियम जो होता है लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये इलियम अब सीकम के साथ जुड़ेगा। सीकम क्या होता है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। इलियम अब सीकम के साथ जुड़ेगा, सीकम इस लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग है, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया आप लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया, क्या है, डुडनम, जेजनम, इलियम। अब इलियम ये जुड़ेगा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से, ठीक है। ये आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, तो कुछ समझ में आया, इतना आपको समझ में आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे विलाई वगैरह, फोल्ड्स वगैरह होते हैं, विलाई होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मिलता है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे चले, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेन साइट होता है, चीफ साइट होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। स्टमक चीफ साइट नहीं होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, पाचन एंड अवशोषण का, वो मेन साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन। बट प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है आपके स्टमक में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये स्पिंटर समझ लिया आपने। स्पिंटर क्या है, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, ये रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, ये जो कड़ा है ना, कड़ा, वही समझ लो। तो मान लो हैंड जो है ये ट्यूब है, ये मान लो एक ट्यूब है, ट्यूब। स्पिंटर थोड़ा ध्यान रखना, आमतौर पे आप लोग को एग्जाम में नहीं बताया जाता है, बट ये फीलिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्यूब है, ट्यूब। और ये क्या है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है,
ये एक सर्कुलर मसल है, ये सर्कुलर मसल है, करा जो है ना एक सर्कुलर मसल है, जो टाइट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जैसे ये है, ये टाइट हो जाएगा और स्पिंटर के तरह ये होते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, और ये आपके पास एक सर्कुलर मसल है, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, जिसे हम स्पिंटर बोल रहे हैं। यही टाइट हो जाएंगे तो इसको रोक देंगे, ट्यूब में जो भी चीजें जा रही है आगे, और अगर रिलैक्स हो जाएंगे तो जो भी चीजें हैं ये ट्यूब में आगे की ओर मूव कर जाएगी। तो ये टू वे फ्लो को रेगुलेट करता है, इधर से इधर और इधर से इधर, टू वे फ्लो को रेगुलेट करता है स्पिंटर, ठीक है ना। दोनों तरफ फ्लो अलाउ करता है, दोनों तरफ फ्लो, इस ट्यूब में इधर भी फ्लो जा सकती है और उधर से इधर भी आ सकती है, दोनों तरफ फ्लो को अलाउ करता है स्पिंटर, जिसे बोलते हैं रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्व की बात करेंगे तो वॉल्व एक ही तरफ फ्लो को अलाउ करता है। वॉल्व भी होता है ना, आपके हृदय में वॉल्व है, वॉल्व आपने सुना होगा, वॉल्व मिट्रल वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ये एक ही तरफ फ्लो को अलाउ करता है, या तो इधर से जाएगा इधर और नहीं तो इधर से इधर, दोनों तरफ नहीं होगा, या तो इधर से इधर चले जाओ नहीं तो उधर से उधर आ जाओ, कोई एक ही होगा, एक तरफ के फ्लो को अलाउ करता है वॉल्व, है ना। हार्ट में होता है, आपके हृदय में। तो ये आपको पता चला बेसिक स्तर पे। आगे बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट फॉर डाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट फॉर डाइजेशन, ठीक है। और इंटेस्टिनल वॉर्म किसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, मैगी टाइप का दिखता है, आपने मैगी टाइप का देखा होगा जब सर्जरी वगैरह, वो मैगी नहीं है, वो वॉर्म है। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स ये इंटेस्टिनल वॉर्म होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स उसका पूरा नाम है, इंटेस्टिनल वॉर्म इसको बोलते हैं, आंतों का ये कीड़ा है, ठीक है ना। मैगी टाइप का दिखता है, नूडल्स टाइप का, वो नूडल्स नहीं है, आपने सर्जरी कभी देखा हो यूट्यूब पे, वो इंटेस्टिनल वॉर्म है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। एस्कैरिस के नाम से आप फेमस है, वो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास। और इलियम जो पार्ट है ना, इलियम, कभी क्वेश्चन आए इलियम की बात आए, इलियम लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर इलियम की बात आए तो यहां पे एक पैचेस पाए जाते हैं, पियर्स पैचेस, ये ध्यान रखना, ये कुछ खास बात है इस इलियम की, पियर्स पैचेस, ठीक है ना। ये पियर्स पैचेस, ये क्या है, ये लिम्फेटिक टिश्यू है, मास ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स या लिम्फेटिक टिश्यू है, ये लिम्फेटिक टिश्यू होता है, उत्तक होता है, या मास ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे लिम्फ वगैरह होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू है यहाँ पे, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग टॉन्सिल के नाम से भी जानते हैं, एक टॉन्सिल सुना होगा, टॉन्सिल यहाँ है, ये एब्डोमिनल टॉन्सिल है, ये एक तो आपके ये मुंह में होता है टॉन्सिल, अंदर की ओर पीछे की ओर, ये इसको बोलते हैं एब्डोमिनल टॉन्सिल। कभी आ जाए क्वेश्चन, एब्डोमिनल टॉन्सिल किसे बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल टॉन्सिल, ठीक है ना। एब्डोमिनल टॉन्सिल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। आगे चले, नोट कर लिया आपने, ठीक है। चलो, तो इलियम में पियर्स पैचेस होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इलियम में पियर्स पैचेस होते हैं, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि गॉबलेट सेल्स कहां होंगे, गॉबलेट सेल्स, ये आपको पूछा सकता है, आजकल पूछते हैं, इस प्लेस कौन है, पेनेथ सेल्स, ये सब के सब स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग में आपको मिल जाएंगे। ये सब पेनेथ सेल हो गया, पेनेथ सेल, गॉबलेट सेल्स, ये सब कहां मिल जाएंगे आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आपको मिल जाएंगे। ये गॉबलेट सेल्स होगा, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीजें मिल जाएंगी, ये जितने भी मैंने बताया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, ठीक है ना, उसी में मिलेंगे, ये सारी कोशिकाएं उसी में मिलती हैं, नोट कर लेना। ऐसे बस पूछ सकते हैं कहां मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में मिलेगा। पियर्स पैचेस कहां मिलेंगे, ये भी इलियम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड होते हैं, इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन बोला जाता है। इंटेस्टाइन के ग्लैंड को क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन, ये इंटेस्टाइन का ग्लैंड है, नोट कर लोगे, इंटेस्टाइन का ग्लैंड है, लाइबर कुहन में KU ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अलग लैंग्वेज में है ये। तो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन, LIBER, लाइबर कुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन कहाँ है, ये इंटेस्टाइन के ग्लैंड होते हैं। इंटेस्टाइन में आपकी आंत में ग्लैंड होता है ना, उसको हम लोग क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन बोलते हैं। ये याद रखना, आजकल ऐसे पूछते हैं वो लोग, तो मैं इसीलिए आपको वाकिफ करा रहा हूं इन टर्म से,
डेप्थ में नहीं जा रहा हूं ज्यादा, लेकिन इंटेस्टाइन के कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, बस डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। बट ये सब ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स को क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर, लाइबर कुहन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ये सारी सेल्स है, गॉबलेट सेल्स, पेनेथ सेल। पेनेथ सेल का क्या काम है? पेनेथ सेल का काम इतना है कि ये लाइसोजाइम बनाती है, लाइसोजाइम सीक्रेट्स लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम बनाती है, वही जो आपके सलाइवा में भी होता है, टीयर में भी होता है लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम बनाती है। और गॉबलेट सेल्स क्या करता है? ये म्यूकस बनाता है, म्यूकस, म्यूकस बनाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है स्मॉल। जब भी पूछेगा ये कहां पाया जाता है? छोटी आंत में, बस इतना आप ध्यान रखना। ये कहां पाया जाता है? ये भी छोटी आंत में ही होता है, मतलब आंत में ही होता है। इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स होते हैं, ये इंटेस्टाइन की ग्रंथियां हैं, उसको क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन बोलते हैं। ये कहां पाया जाता है? ये भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग में? इलियम में, पियर्स पैचेस, लिम्फेटिक टिश्यू या एब्डोमिनल टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। एक तो टॉन्सिल आपके मुंह में होता है पीछे की ओर, ये एब्डोमिनल टॉन्सिल है, ठीक है। ये कुछ आपको मिला ना, ये चीजें आपको हेल्प करेगी बहुत आगे जाने में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ खास बातें मैंने आपको बता दी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। अब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आजकल जितना एग्जाम में आपको आ सकता है मैंने उतना आपको बता दिया, ठीक है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है एक्चुअली, तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल हटाए, लार्ज लिखता हूं यहां पे, बड़ी आंत, ठीक है। तो ये भी आपने देखा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नाम क्यों पड़ा, तो अभी मैं बता देता हूं स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो बोलते हैं वो क्यों है वो आपको मैं बता दूं। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी थी? 3 मीटर लिविंग पर्सन में और 6.5 मीटर डेड व्यक्ति में, जो मृत व्यक्ति हैं। ये तो लंबाई है। डायमीटर कितना था? 2.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो डायमीटर है, अब यहां पे आपको कुछ डिफरेंस आने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर में, और इसकी जो डायमीटर है वो 6.5 सेंटीमीटर डाया होता है इसका, 6.5 सेंटीमीटर डायमीटर। लेकिन उसका कितना था स्मॉल इंटेस्टाइन का? 2.5 मीटर। तो ये डायमीटर के आधार पे लार्ज एंड स्मॉल बोलते हैं, लंबाई के आधार पे नहीं, डायमीटर व्यास के आधार पे, विड्थ के आधार पे। तो उस आधार पे लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि हाँ क्यों लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन इसका ज्यादा है, उस रिस्पेक्ट में ये लार्ज है, डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो नाम भी जो पड़ा है स्मॉल एंड लार्ज, वो डायमीटर के रिस्पेक्ट में है, विड्थ के रिस्पेक्ट में है, चौड़ाई के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना, लंबाई के रिस्पेक्ट में नहीं है। आगे बात करते हैं। 6.5 मीटर सेंटीमीटर डायमीटर है और 1.5 मीटर लेंथ है। इसकी लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर लेंथ है लंबाई। लंबाई के रिस्पेक्ट में नाम नहीं है, लार्ज एंड स्मॉल डायमीटर के रिस्पेक्ट में नाम है, ठीक है ना, विड्थ के रिस्पेक्ट में नाम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं इसके 4 रीजन है, आमतौर पे किसी बुक्स में देखेंगे 3 रीजन है, थोड़ी सी डेप्थ की बुक देखेंगे, मेडिकल की बुक देखेंगे 4 रीजन भी बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 रीजन होते हैं और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 1.5 मीटर कितना हो जाएगा? लगभग 6 फीट के आसपास भी लोग बोल देते हैं, फीट में बात करेंगे 6 फीट के आसपास, ठीक है ना, ऐसे ही बात कर लेते हैं। 4 मेजर रीजन हैं इसके, बट 3 रीजन आप लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें 3 पार्ट या 4 मेजर रीजन होते हैं एक्चुअली, बट आमतौर पे 3 पार्ट में भी पढ़ाया जाता है, तो वो ले सकते हैं, 3 पार्ट भी बोल सकते हैं, 4 रीजन भी बोल सकते हैं। कौन कौन सा है? सीकम है आपके पास, पहला सीकम, दूसरा कोलोन, कोलोन, तीसरा रेक्टम। 3 रीजन तो आप जानते ही हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा। चौथा रीजन क्या है? 3 रीजन तो हमेशा पढ़ोगे आप। चौथा रीजन एनल कैनाल बोलते हैं, एनस होता है ना, एनस, तो एनल कैनाल ये भी बोलते हैं, बट आमतौर पे ये भी जाना जाता है कि यहाँ 3 ही रीजन होते हैं, कोई गलत नहीं है, चौथा भी आप पढ़ सकते हैं। मेडिकल के बुक्स में, डेप्थ बुक में ये चौथा रीजन भी रहता है, ठीक है ना, एनल कैनाल। तो कुछ समझ में आया? तो सीकम कोलोन रेक्टम की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सीकम कोलोन रेक्टम की अगर बात करनी है तो आपको मैं बता दूं हल्की सी सीकम के बारे में। सीकम और कोलोन रेक्टम की बात करूं तो सीकम इज
स्मॉल ब्लाइंड सैक, सीकम की बात करें, स्मॉल होता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है। ये ब्लाइंड मतलब समझते हैं ना, अंधा, सैक क्यों ब्लाइंड क्यों है? ब्लाइंड कब होगा कोई चीज, कोई ट्यूब है, कोई ट्यूब है, एक तरफ से देखने का रास्ता हो लेकिन दूसरी तरफ से बंद हो तो वो अंधेरा होगा ना अंदर की ओर। तो ऐसा ही कुछ ये भी होता है, ब्लाइंड सैक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से होता है। ये लिख लिया चौथा, एनल कैनाल, ठीक है। कुछ तरीके से सीकम किस तरीके से होता है आपको बता देता हूं मैं। सीकम के साथ साथ आपको वो भी बता देता हूं कि और आपको क्या जानना है। ठीक है, ये सीकम है आपके पास, स्मॉल ब्लाइंड सैक, एक पाउच है, स्मॉल ब्लाइंड सैक। और इसी से जुड़ा हुआ एक आपको ये एक ट्यूब दिख रहा है छोटा सा, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम सुना होगा, आई होप कि आपने नाम सुना होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। तो ये है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये दोनों के दोनों ह्यूमन में वेस्टिजियल हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोले जाते हैं, वेस्टिजियल ये ऑर्गन है ना, इनका कोई काम नहीं है ह्यूमन के अंदर, ऐसा बोला जाता है। सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दोनों के दोनों वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट ये हर्बीवोरस एनिमल में काम आते हैं। हर्बीवोरस एनिमल में सेल्यूलोज के डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। दोनों के दोनों ये इंपॉर्टेंट होते हैं हर्बीवोरस एनिमल में, लिखेंगे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स जो होते हैं, गाय वगैरह आप जानते हैं, उनमें ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोज के डाइजेशन में अपना रोल निभाते हैं, सेल्यूलोज के डाइजेशन में अपना रोल निभाते हैं। इट हेल्प्स इन सेल्यूलोज डाइजेशन, इट हेल्प्स इन सेल्यूलोज डाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है हर्बीवोर्स में। बट ह्यूमन के अंदर ये वेस्टिजियल माने जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल माने जाते हैं। इस सीकम में क्या होता है, बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया कोई एंजाइम को रिलीज करता है और वही एंजाइम जो होता है हर्बीवोर्स के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन कराता है। सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये हमारे में सेल्यूलोज डाइजेशन का रोल नहीं प्ले करते हैं। ये सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल में सेल्यूलोज का डाइजेशन में रोल निभाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के फॉर्म में हो सकते हैं और वो बैक्टीरिया कुछ ना कुछ एंजाइम बनाते हैं, जैसे एंजाइम सेल्यूलेज, सेल्यूलेज ये एंजाइम सेल्यूलोज के डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है, लेकिन हर्बीवोर्स के अंदर, हमारे में नहीं, ह्यूमंस में नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहीं अगर मान लो अपेंडिक्स आपने सुना होगा, अपेंडिक्स में कभी इन्फ्लामेशन हो गया या कभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया या कभी फूड फंस गया, खाना फंस गया, तो इस अपेंडिक्स को हम लोग हटाते हैं। तो इस अपेंडिक्स को जब सर्जरी के माध्यम से हटाते हैं तो उसको अपेंडेक्टॉमी बोलते हैं, अपेंडेक्टॉमी, जब सर्जरी के माध्यम से, अपेंडेक्टॉमी, टॉमी मतलब सर्जिकल रिमूवल होता है, हटा रहे हैं चीजों को, ऑर्गन को। तो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, तो हम लोग अपेंडेक्टॉमी करते हैं, अपेंडेक्टॉमी करते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, समझ में आया ये सारी चीजें? तो सीकम इज फाउंड इन हर्बीवोर्स, सीकम इज फाउंड इन हर्बीवोर्स, वहां पे ये सेल्यूलोज के डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के डाइजेशन में रोल प्ले करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपेंडिक्स क्या होता है? इट इज आउट ग्रोथ ऑफ सीकम, देख रहे हो ना, सीकम का ये एक आउट ग्रोथ है अपेंडिक्स, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। और अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस इसको बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन होगा तो हम अपेंडिक्स को हटाएंगे, फिर रिमूवल करेंगे सर्जिकली, तो उसको बोलेंगे अपेंडेक्टॉमी। तो टॉमी मतलब होता है रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं सर्जिकली। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया और उसके कारण हम उसको निकाल देते हैं, अपेंडेक्टॉमी बोलते हैं उसको, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो अपेंडेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीकम की बात आपने की। अब सीकम के बाद सीकम कहां खुलेगा? सीकम खुलता है कोलोन में, सीकम खुलता है कोलोन में, कोलोन में ये खुलता है। तो सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन, सीकम कहां खुल रहा है? कोलोन में। मिटा दो इसको, लिख लिया आपने सारी चीजें, यहां से मैंने जिक्र किया आपसे, सीकम इज वेस्टिजियल और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज आल्सो वेस्टिजियल इन ह्यूमन।
कोई काम का ऑर्गन नहीं है, आमतौर पर ऐसा माना जाता है। लेकिन ये वेस्टिजियल नहीं है हर्बीवोरस एनिमल में। ये हर्बीवोरस एनिमल में यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सेलुलोज के डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सेलुलोज के डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, साथ में लाइक्स करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं, जो भी लोग नए हैं ये करते जाएंगे। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया है कि इसका सिंबल का मतलब लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो कोलोन की बात करते हैं, कोलोन कैसे ओपन हो रहा है? सीकम जो होता है, ये सीकम जो होता है ओपन्स इनटू कोलोन। सीकम ही खुलता है, ओपन्स इनटू सीकम, ओपन्स इनटू कोलोन। कोलोन में ये खुलता है सीकम। ठीक है ना, और कोलोन को भी डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। वो आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट कोलोन के 3 पार्ट होंगे, एक असेंडिंग कोलोन, एक ट्रांसवर्स कोलोन और एक डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ऐसे 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, 3 भाग होते हैं कोलोन में, बट वो वाली जानकारी आपको नहीं चाहिए। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपने समझ लिया है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपने समझ लिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। अब बात करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कितना साइज होगा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ना, ये आउटग्रोथ था ना, वो 8 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर की लंबाई उसकी होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे आपको समझना है कि आप क्या है आपके पास बचा है। तो 8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सीकम इसमें बता ही दूं मैं, सीकम की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। सीकम की लंबाई कितनी है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर 6 सेंटीमीटर। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करूं, वो है 8 सेंटीमीटर लंबा। बट इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक आइडिया लग रहा है ना कि कितने लंबाई है, बस ध्यान रखना। ध्यान रख भी सकते हो, नहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओपन इनटू कहां ओपन कर रहा है ये आपने देखा, सीकम ओपन इनटू कोलोन। कोलोन में आपने देखा कि बहुत सारे कोलोन के टाइप्स है, जो कि आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि कोलोन के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, कोलोन के बाद हम लोग क्या पढ़ना है। ठीक है ना, कोलोन के बाद हमें पढ़ना है इस रेक्टम के बारे में। सीकम जो है ओपन होता है कोलोन में, ध्यान रखना है, कोलोन में ओपन होता है। कोलोन की बात करो तो कोलोन क्या है? कोलोन लार्जेस्ट पार्ट है क्या इस लार्ज इंटेस्टाइन का? आपने इसके बारे में कभी पढ़ा है कि कोलोन कैसा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का? ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, लॉन्ग ट्यूब होता है, इसको फूड पैसेज के लिए इसमें होता है, लॉन्ग ट्यूब है ये। एक कोलोन एक लॉन्ग ट्यूब होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और एक और कोलोन होता है यहीं पे सिग्मोइड कोलोन होता है, बट वो नहीं चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये लॉन्ग ट्यूब होता है फूड पैसेज के लिए, फूड के पैसेज के लिए ये लॉन्ग ट्यूब होता है, जिसके अंदर में सारे पार्ट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और आगे हम लोग चलते हैं कि कोलोन के बाद अगर मैं बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात आपने समझ ली, कोलोन की बात हल्की सी मैंने आपसे कर ली है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब, अच्छा ये आपको ध्यान रखना है कि कोलोन में वाटर कंजर्वेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वाटर कंजर्व होता है कि नहीं होता है, वो आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा, इंटेस्टाइन के फंक्शन में आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, बट आगे चलते हम लोग को देखते हैं कि क्या अभी हम लोगों को बचा हुआ है पढ़ने को। तो इसके अंदर में मैं आपको बताऊं तो रेक्टम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेक्टम की बात करूं तो रेक्टम जो है, रेक्टम इट इज ए पाउच लाइक। ठीक है ना, कोलोन का बात मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, रेक्टम पाउच लाइक होता है, पाउच लाइक। कोलोन में 4 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बता दिया। वैसे 3 पार्ट नॉर्मली जाना जाता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और एक और यहां पे होता है सिग्मोइडल कोलोन। ठीक है ना, तो ये है रेक्टम पाउच लाइक होता है, और यहां पे इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस। ये रेक्टम कैसे ओपन होता है? इट ओपन्स, ये कहां खुल रहा है? इट ओपन्स आउटसाइड, ये बाहर की ओर खुल रहा है कैसे? आउटसाइड थ्रू एनस। एनस के थ्रू आप एक्सक्रीटा पाउस करते हैं ना, मल वगैरह त्याग करते हैं ना, एनस एक होल है जिसके थ्रू मल वगैरह त्याग करते हैं, एक तो थ्रू एनस, एनस। ठीक है ना, तो इट ओपन्स आउटसाइड, ये कैसे खुल रहा है? बाहर की ओर, एनस की ओर खुल रहा है। रेक्टम खुलता है बाहर एनस की ओर, पाउच लाइक होता है। ठीक है ना, अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें बात कर देता हूं कि रेक्टम का जो है ना लास्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट होता है, ये लगभग लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल में या जीआई ट्रैक्ट जो होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट 20 सेंटीमीटर होता है वो रेक्टम होता है। लास्ट 20 सेंटीमीटर ये आपको रेक्टल होता है। लेकिन जो मैंने बताया था कि इसी रेक्टम का 2 से 3 सेंटीमीटर, इसी रेक्टम का 2 से 3 सेंटीमीटर एनल कैनाल होता है। याद है, चौथा भाग एनल कैनाल। इसी रेक्टम का 20 सेंटीमीटर के 2 से 3 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का 2 से 3 सेंटीमीटर भाग जो होता है वो क्या होता है? एनल कैनाल होता है, एनल कैनाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एनल
कैनाल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें आपको देख लिया आपने। अब मैं आपको फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्सरे पिक्चर में पहचानना हो कि लार्ज इंटेस्टाइन ये है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो कैसे पहचानेंगे एक्सरे पिक्चर में? तो लार्ज इंटेस्टाइन की कुछ खास बातें होती है, मैं आपको बता देता हूं। लार्ज इंटेस्टाइन में हॉस्ट्रम होता है, यहां पे हॉस्ट्रम मिलता है, हॉस्ट्रम। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको ध्यान रखना है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच नुमा। लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हॉस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये एक खास बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को अलग करता है। हॉस्ट्रम होता है, उसके बाद टीनिया कोलाई होता है, टीनिया कोलाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग करता है। दोनों में डिफरेंस की बात करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के फीचर हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाए जाते, टीनिया कोलाई। और उसके बाद आपके पास इसमें एडिपोज टिश्यू होता है और फैटी टिश्यू भी होता है। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, लार्ज इंटेस्टाइन में एडिपोज टिश्यू, जहां पे फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू यहाँ पाए जाते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। तो ये तीन खास बातें होते हैं। इसको अपेंडिसेस एपिप्लॉयके बोला जाता है, इसी को एडिपोज टिश्यू को हम लोग अपेंडिसेस एपिप्लॉयके के नाम से भी जानते हैं। वो उतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, लेकिन ये कुछ खास बात है लार्ज इंटेस्टाइन की जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको अलग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? कोलोन की बात मैंने आपको जितनी बताई ना उतना ही ध्यान रखिएगा। 4 पार्ट होता है कोलोन का, ठीक है ना, कोलोन के 4 भाग होते हैं। वैसे 3 भाग मेन फेमस है, असेंडिंग कोलोन, असेंड हो रहा है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहीं पे नीचे की ओर सिग्मॉइड कोलोन भी होता है। सिग्मॉइड ऐसे थोड़ा कर्व होता है, इसलिए फूड पैसेज के लिए है। हॉस्ट्रा एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, पाउच नुमा, ऐसे पाउच नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फंक्शन की बात कर ले, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन, पहला फंक्शन की बात करें, क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन? तो फंक्शन यहां पे बात करें, यहां पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। कोई पूछे कि क्या एब्जॉर्प्शन यहां पे भी हो रहा है? हाँ होता है, एब्जॉर्प्शन यहां पे भी होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, लिख लो ऐसे, यहां पे भी होता है। ठीक है ना, बट स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली डिजाइन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसको स्टोर करता है। दूसरा पॉइंट, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एमिनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करता है, आयंस को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करता है, तो ये बहुत सारी चीज को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस, विटामिन, एमिनो एसिड्स, याद है एमिनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है ना, एमिनो एसिड्स, ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। बाइल साल्ट नाम सुना है, एंड बाइल साल्ट, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एमिनो एसिड्स, आयंस वगैरह, विटामिन वगैरह, बाइल साल्ट को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बार बार आपको बताया, एस्चेरिचिया कोलाई है, ई कोलाई के नाम से जानते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस है, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन को बनाते हैं, मैंने बार बार जिक्र किया है। तो कौन कौन सा विटामिन है जो बनाते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B7 जिसको बायोटिन भी बोलते हैं, एंड विटामिन K, ये सारे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है ना, इसी से हमारी मेनली पूर्ति हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन वगैरह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं और एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं। सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, चौथा, ये सिक्रीट भी करते हैं, स्रावित करते हैं, श्रावण करते हैं, सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। क्यों करते होंगे? बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीशन करते हैं, एंड म्यूकस, म्यूकस का भी, म्यूकस भी सिक्रीशन करते हैं। म्यूकस, इससे क्या होगा? टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वो एसिड बनाते हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके लिए हमें बाइकार्बोनेट आयन चाहिए होता है, तो ये सिक्रीट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उससे हम लोग एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी लिखेंगे, टू न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज
लाइज द एसिडिटी, जो भी एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया उसको न्यूट्रलाइज करना है। एसिडिटी प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं, एसिड बनाते हैं, उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये आपको समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करें विटामिन बी, जहां पे विटामिन बी बन रहे हैं ना लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा, वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं जो भी विटामिन बी बन रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जिन भी, ये आपको ध्यान रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो लोग कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है? बात यह है कि मैक्सिमम वाटर इज एब्जॉर्ब जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मैक्सिमम वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ये बोलना गलत होगा। तो फिर क्या बोलना सही होगा? जितना भी चीज एब्जॉर्ब हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, जितनी भी चीज एब्जॉर्ब हो रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उनमें से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ये सही होगा बोलना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं, इसमें बेसिकली आपको क्या समझना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो विटामिन बी जो है, जो यहाँ पे बन रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा, वो हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कराने में, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन मान लो कि आपने एंटीबायोटिक बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या करेंगे, वो एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को मार देते हैं। जो आपके बढ़िया बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया है, जो विटामिन वगैरह बना रहे थे, एंटीबायोटिक अच्छा बैक्टीरिया और बुरा बैक्टीरिया नहीं पहचानता है, अच्छा बैक्टीरिया एंड बुरा बैक्टीरिया नहीं पहचानता है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। तो वो अच्छे बैक्टीरिया जो आपके आंत में थे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको भी मार देता है एंटीबायोटिक्स, अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं। तो वो उससे क्या होगा, वही बैक्टीरिया आपकी विटामिन बना रहे थे, तो वो विटामिन बनना रुक जाएगा। जब विटामिन बनना रुक जाएगा तो विटामिन बी पानी का एब्जॉर्प्शन कराते थे, तो आपकी पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो डायरिया होने लगता है, डायरिया। और दूसरा, वही बैक्टीरिया विटामिन के भी बना रहे थे, तो मेनली जो विटामिन के की पूर्ति होती है वो आपके शरीर में यही बैक्टीरिया पूर्ति करते हैं। आपने एंटीबायोटिक्स के माध्यम से इन बैक्टीरिया को मार डाला, तो अब विटामिन के की कमी हो जाएगी। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लीडिंग के चांसेस होने लगते हैं। जानते हैं विटामिन की हेल्प्स इन क्या, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लीडिंग होता है ना, ब्लीड होना, रक्त का जो बहाव स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन के जो होता है वो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए अपना रोल निभाता है। लीवर में विटामिन के हेल्प्स इन प्रोथ्रोम्बिन ऑफ लीवर, विटामिन के हेल्प करता है लीवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में, और प्रोथ्रोम्बिन वो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल निभाता है। तो इनडायरेक्टली विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपको ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिकली थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करूं आपको, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन कौन से आपको पता है, बैक्टीरिया ई कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस है, ये सारे बैक्टीरिया हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो येलो कलर ऑफ यूरिन की बात करें, यूरिन का येलो कलर क्यों है, यूरिन येलो कलर में क्यों होता है, यूरिन का येलो कलर क्यों है, यूरिन का येलो कलर है यूरोक्रोम पिगमेंट के द्वारा, यूरोक्रोम पिगमेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट, इसके कारण होता है। येलो कलर ऑफ यूरिन, जो पेशाब है, मूत्र है, उसको यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण है। ये बाइल पिगमेंट के ब्रेक होने से ही बनता है। बाइल पिगमेंट जब ब्रेक होते हैं ना तो यूरोक्रोम पिगमेंट बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एकदम पक्की बात है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और येलो एंड ब्राउन कलर का जो फीसेस होते हैं, मल होता है ना, मल वगैरह, येलो एंड ब्राउन कलर का जो फीसेस होते हैं वो क्यों होता है, तो येलो एंड ब्राउन कलर का जो फीसेस होते हैं वो यूरोबिलिन्स एंड स्टर्कोबिलिन्स के कारण होता है। यूरोबिलिन्स एंड स्टर्कोबिलिन्स, इसके कारण येलो कलर जो फीसेस को होता है ना, येलो एंड ब्राउन कलर का जो फीसेस होते हैं, मल वगैरह, वो इसी के कारण होते हैं, ठीक है ना। तो यूरो बिलिन्स एंड स्टर्कोबिलिन्स जो होते हैं, ये पिगमेंट जो होते हैं, एक प्रकार का पिगमेंट है, यही फीसेस को येलो ब्राउन कलर में रंग देते हैं, यूरोबिलिन्स स्टर्कोबिलिन्स। लेकिन यूरिन को पीला कलर कौन दे रहा है, पेशाब को, मूत्र को, यूरोक्रोम पिगमेंट। ये अलग पिगमेंट है जो आपके मल वगैरह, फीसेस वगैरह को कलर देते हैं येलो ब्राउन कलर, ठीक है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि मल वगैरह महकता क्यों है,
आपने देख, सबको पता है कि मल वगैरह महकते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए क्यों महकता है? क्योंकि उसका कुछ कारण है। उसका इसलिए कारण है कि मल में आपका अमोनिया होता है, मल में अमोनिया होता है, मल में इंडोल होता है, मल में इंडोल होता है, इंडोल, स्केटोल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ना, ये रॉटन एग, रॉटन सड़ा हुआ जो अंडा होता है ना, उसका महक देता है, ठीक है ना। तो यही लोग रिस्पॉन्सिबल है जो भी फीसेस का ऑर्डर है ना, उसके लिए जो भी वो दुर्गंध आती है, महक आती है फीसेस से, मल से, वो इसी कारण होता है। इंडोल है, स्केटोल है और अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारे जो कारण है, उसी कारण ये आपका जो ऑर्डर है फीसेस का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही है, ठीक है। ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं, बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया अपना एक्शन करता है। बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा ये क्या होता है कि ये पेप्टाइड्स को तोड़ देते हैं। बैक्टीरिया पेप्टाइड्स को जब तोड़ते हैं, पेप्टाइड्स प्रोटीन जानते हो, स्मॉलर पेप्टाइड्स होते हैं, लार्जर पेप्टाइड्स होते हैं, तो बैक्टीरिया जब अपना एक्शन करते हैं और पेप्टाइड को तोड़ते हैं, उसके दौरान ये सारी चीजें बनती हैं, जिनके कारण फीसेस के ऑर्डर होते हैं, जो महक होती है उसकी, ठीक है ना, दुर्गंध होती है। तो ये था आज के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बातें। ये हो गया आपकी बेसिक कंप्लीट। अब हमारे को पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुका है, अब हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैंने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल पूरा पढ़ा दिया, डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर पढ़ेंगे, पैंक्रियास पढ़ेंगे, गैल ब्लैडर पढ़ेंगे, तो हमारी पूरी कंपोनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनकी बात करेंगे, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स है, सेलेबरी एमाइलेज क्या है, पेप्सिन क्या है, टाइमोट्रिप्सिन क्या है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या है, लाइपेज क्या होते हैं। अब ये एंजाइम्स की एक्शन पढ़ेंगे, अब प्रोसेस पढ़ने वाले हैं इसके बाद। लेकिन पहले हम लोग अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करने वाले हैं, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, इनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चीजों को आगे करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों से शेयर करते रहेंगे, और आई होप आपने समझा है जो भी मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है, और आपने फील किया है इन चीजों को, ठीक है। आपके स्तर पे से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको इससे लेवल पे ज्यादा की जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। हाँ, आपको अगर जैसे बात करूं फॉरेस्ट में, एमपीपीएससी फॉरेस्ट में क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो शायद इसी पढ़ाई से आप देखेंगे ना, जैसे क्वेश्चन आ रहा है, मैं मेरी जो कवरेज है ना, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कवर करते जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।